नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक टॉक विद बिग हार्ट्स में। मैं हूं आपका होस्ट अश्वनी अग्रवाल और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश में पिछले 8 साल में हुए ट्रेड और टैक्स में हुए बदलाव और उसको कितना वो आसान हुआ है उस विषय में। और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर विवेक सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं और पिछले 22 सालों से आप लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक सिंह, मैं आपसे एक आसान सा सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जो पिछले 8 साल में जो मोदी रिजीम आई है, इसमें बीइंग ए कॉर्पोरेट लॉयर और आप इतने सीनियर एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आप ऐसा क्या महसूस कर रहे हैं कि ट्रेड में और टैक्स में क्या क्या बदलाव आए हैं? आपका क्या उसके विषय में क्या मार्गदर्शन है हमारे व्यूअर्स के लिए? नमस्कार अश्विनी जी। बेसिकली 2014 के बाद में हमारे देश में ट्रेड करना थोड़ा इजी हुआ है। उसको आप दो तरह से देख सकते हैं। पहले बिफोर इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस, आप बोल सकते हैं बिफोर 70s, हमारे देश में एक मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी इंडस्ट्रियां होती थी। चाहे वो डालमिया ग्रुप हो, चाहे टाटाज हों, बड़े चाहे बिरलाज हों, मोदीज हों, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिलियां होती थी जो देश में बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करती थी, मैन्युफैक्चरिंग करती थी। लेकिन एशियन कंट्रीज में चाइना ने इंडिया को डाउन करने के लिए और वर्ल्ड लेवल पे अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए, क्योंकि चाइना में कम्युनिज्म है, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान में बड़ी स्मार्टली कम्युनिस्ट पार्टी को इंट्रोड्यूस किया। और जो कम्युनिस्ट लोग थे, जहां जहां भी जिस जिस स्टेट में उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, उन्होंने ट्रेड यूनियंस बनाई। और ट्रेड यूनियंस ने जगह जगह इंडस्ट्री में स्ट्राइक कराना शुरू कर दिया, मिलें बंद होनी शुरू हो गई और उसके लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर बना के कुछ अनवांटेड लॉ बनवाए गए, जिसकी वजह से धीरे धीरे हिंदुस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था वो डाउन होने लगा और चाइना में प्रोडक्शन होने लगी। लॉ इतने हार्श बनाए गए कि लोग मैन्युफैक्चरिंग करने से बचने लगे। सेंट्रल के लॉ अलग थे, हर एक स्टेट ने अपने लॉ इंप्लीमेंट कर दिए। ट्रेड लॉ इतने हार्श हो गए और इतने ट्रेड लॉ हो गए कि एक इंसान को या एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए ये समझना मुश्किल हो गया कि मुझे किस किस लॉ को कंप्लाई करना है। आप बिलीव करेंगे 29 तो सिर्फ लेबर से रिलेटेड लॉ थे देश में। तो उस वजह से हमारे यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कम होने लगा और लोगों ने चाइना से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि ठीक है, मार्जिन कम है या मार्जिन ज्यादा है वो एक अलग इशू है, लेकिन जो गवर्नमेंट की या जो लॉ को या जो लेबर के इश्यूज थे उससे वो लोग बचने लगे। और धीरे धीरे हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियां शट डाउन होने लगी और उनका जो लैंड यूज है उनको कन्वर्ट करा के कुछ पॉलिटिकल फैमिलीज ने उनको अपने पर्सनल बेनिफिट में लिया। बाद में गवर्नमेंट ने 90s के दौर में डी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई, जिससे थोड़े चेंजेस हुए देश में, लेकिन जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए। जो आप बात कर रहे हैं अभी मोदी रिजीम की आफ्टर 2014, तो उसमें मोदी गवर्नमेंट ने बेसिकली दो चीजों पे फोकस किया। एक तो ईज ऑफ लॉ, कि अगर कोई भी आदमी देश में बिजनेस करता है तो उसके लिए व्यापार करना आसान हो। और दूसरा चीज उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का, अगर आप कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए हिंदुस्तान में कनेक्टिविटी की, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स थी। तो मोदी गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा काम किया है इन दो फील्ड में। जैसे कि आप ले लें जीएसटी, पहले हर सेंटर के लॉ थे, एक्साइज लॉ, ये स्टेट के अलग लॉ, वैट, बहुत सारे लॉ होते थे अलग अलग तरह से। तो उसमें क्या है कि एक ट्रेडर्स को या मैन्युफैक्चर को ये समझ नहीं आता था कि मुझे कहां कहां क्या क्या फॉलो करना है। तो अब एक यूनिफाइड लॉ लाके मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि ट्रेड की 50% प्रॉब्लम जीएसटी से सॉल्व हो गई है। दूसरे, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते थे उनमें करप्शन एक हाई लेवल पे था, एवरीबडी नोज। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि वो सब उन्होंने ई टेंडरिंग कर दिया है। ई कॉमर्स को जितना अच्छा सा उन्होंने यूज किया है तो उससे ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो गई, एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट में आ गया है। और उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने काफी चीजों में चेंज किया, जैसे जो 29 लेबर लॉ थे उनको उन्होंने घटा के सिर्फ 4 कर दिए। तो अब आप 4 किताबें या 4 एक्ट आपको पढ़ने हैं, 29 नहीं पढ़ने हैं। जो अननेसेसरी थे, यूजलेस थे, उनको खत्म कर दिया गया है। उसके अलावा बैंक्रप्सी कोड वो लेके आए हैं। बैंक्रप्सी कोड में पहले लोग अपनी रिकवरी के लिए सालों साल लड़ते रहते थे, है ना। बैंक का पैसा होता था, बैंक की इंडस्ट्रीज को देते थे। कुछ लोगों ने ये बिजनेस बना लिया था कि वो गवर्नमेंट से या बैंक से पैसा लो, यूटिलाइज करो और सालों साल केस लड़ते रहो। लेकिन बैंक्रप्सी आने से उसमें थोड़ा चेंज हुआ है। तीसरा, एक बहुत सारे उन्होंने अपनी, जैसे माई गवर्नमेंट ऐप है, उसमें जैम है और अलग अलग तरह की NARACL है, और कुछ उन्होंने ई पोर्टल्स बनाए हैं। एक गवर्नमेंट टू
बिजनेस है सीधा G2B इसको बोलते हैं, है ना। आप डायरेक्ट उसमें गवर्नमेंट को ऑनलाइन टेंडर बेच सकते हो, अपना सामान गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट खरीदती है, ऑनलाइन टेंडरिंग होती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इजी हो गई हैं। NICP गवर्नमेंट ने किया है, PLI गवर्नमेंट ने किया है, UPI ट्रांजेक्शन कर दिया, जिससे छोटी जगहों में भी या छोटे छोटे ट्रेडर्स को जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगी हैं, है ना। पेटीएम है, UPI है, बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं, गूगल पे है, कि जिससे व्यापार करना और इजी हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लैंडमार्क चेंजेस है जो गवर्नमेंट ने लॉ में किए हैं, है ना। ईज ऑफ लॉ और ट्रांसपोर्टेशन, जगह जगह वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या जिस तरह से इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, तो उससे मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ावा मिलेगा और वो सामने दिखाई भी देगा। बहुत धन्यवाद आपका, बड़े सरल शब्दों में आपने समझाया है हमारे व्यूअर्स को। तो जैसा आपने अभी बताया कि पिछले 8 सालों में हमारे देश में ईज ऑफ लॉ पे काम हुआ, ट्रांसपोर्टेशन पे काम हुआ और टैक्स रिजीम पे काम हुआ, तो इसका बेनिफिट सिर्फ हमारे देश के व्यापारियों को ही मिल रहा है या इसका ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ा है? थोड़ा सा इस बात विषय में जी, एक चीज देखने वाली है कि भारतवर्ष जो है वो इस समय दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। आप ये समझो कि अगर हम 2020 के आंकड़े देखें, 21 के सॉरी, तो 21 में जापान जो है उसकी जो GDP है वो 1.6 ग्रोथ रिकॉर्ड होती है, अमेरिका की 5.7 रिकॉर्ड होती है, चाइना की 8.1 है और इंडिया की 8.7 है। तो वर्ल्ड में हाईएस्ट ग्रोथ इंडिया की है। तो जो बाहर के व्यापारी हैं, जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं या जो फर्म्स हैं, कंपनियां हैं, उनके लिए भारत एक हब बन चुका है इसमें। और पहले प्रॉब्लम सिर्फ ईज ऑफ लॉ और कनेक्टिविटी की इशू थी, वो मोदी रिजीम में काफी हद तक उन्होंने उसको रिजोल्व करने की कोशिश की है, काफी चीजों को उन्होंने रिजोल्व भी किया है, जिस तरह से टैक्सेशन को उन्होंने इजी किया है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी। आज के टाइम में कहीं पे भी व्यापार करने के लिए एक कनेक्टिविटी सबसे बड़ा इशू होता है, जिसको गवर्नमेंट ने काफी हद तक रिजोल्व किया है। और जो कनेक्टिविटी है वो अभी लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने 5.67 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाए। तो भारत के हर एक कोने में, हर एक हिस्से में उन्होंने कनेक्टिविटी को पहुंचा दिया है, जो कि बिजनेस करने के लिए इजी है। दूसरा आप देखेंगे इंटरनेशनली क्या इंपैक्ट हुआ है हमारी इसका, जो ईज ऑफ लॉ गवर्नमेंट ने किया है, उसमें बेसिकली देखने वाली चीज ये है कि जो बाहर का फंड है वो क्या घटा है या बढ़ा है। अगर वो घटा है तो हमारे जो टैक्सेशन रिफॉर्म्स हैं या गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स हैं उनको बाहर के लोगों को पसंद नहीं आए हैं। और अगर FDI बढ़ा है तो आप समझिए कि बाहर के लोग हमारे रिफॉर्म्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो FDI आया है वो आप देखेंगे कि वर्ष 2013-14 में $36 बिलियन की FDI हमारी कंट्री में आई थी, और आज 2021-22 में $83 बिलियन की FDI हमारे देश में आई है, जो कि 130% ज्यादा, यानी कि 130 गुना, तो 30% ज्यादा आपकी FDI हिंदुस्तान में आ रही है। तो इट मींस बाहर के जो बिजनेसमैन हैं उनको जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो ईज ऑफ बिजनेस हुआ है, वो उनको पसंद आ रहा है और वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज क्या है कि हमारे यहाँ पे डिजिटल पेमेंट होने से आप बिलीव करेंगे कि 2021 में वर्ल्ड का 40% डिजिटल पेमेंट केवल और केवल हमारे देश में से हुआ है। तो ये एक तरह से बाहर के लोगों के लिए या उनके लिए अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है, और जिसके लिए वो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे। आप ये देखिए कि 1 ट्रिलियन प्लस ट्रांजैक्शन डिजिटल हुई है 2022 में फाइनेंशियल ईयर में। तो ये शो करती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरह से उसको इंक्रीज किया है। और बहुत सारी स्कीम्स हैं जो पूरी दुनिया से, इंटरनेट के इतने ज्यादा आने से पूरी दुनिया से हम कनेक्ट हो गए हैं, पूरे वर्ल्ड से। 5G भी अभी इंट्रोड्यूस हो गया है आपके यहाँ पे। प्लस ईज ऑफ बिजनेस होने से 70,000 नए स्टार्टअप स्टेब्लिश हुए हैं, जिनमें से 100+ यूनिकॉर्न बने हैं। तो जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो उनके साथ टाई अप कर रहे हैं, उनको भी कुछ चीजें सस्ते में मिल रही हैं जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान के लोगों को भी उसमें बिजनेस मिल रहा है। और एक और इसमें अच्छी चीज है कि जो अपनी मोदी गवर्नमेंट का एक स्लोगन है कि हमें फीमेल्स को ज्यादा से ज्यादा व्यापार में या हर एक फील्ड में लेके आना है। तो जो स्टार्टअप्स हैं उनमें 45% जो डायरेक्टर और शेयर होल्डर हैं वो फीमेल्स हैं, यानी कि फीमेल्स भी बिजनेस में या उसमें बहुत अच्छे से
ग्रो कर रही हैं और आ रही हैं। और दूसरा क्या है कि अगर आप उस पर देखें कि रेलवे से जो ढुलाई हुई है वो 2021 में 1233 मिलियन टन रेलवे ने ढुलाई की थी, जो 2022 में 1418 यानी कि 15% बढ़ गई है, जिससे कि जो इंटरनेशनल लोग आते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन, अपने माल को ले जाना या दूसरे कंट्री में भेजना इजी हो गया है कनेक्टिविटी की वजह से। और इवन इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया है माल का, अगर आप 2021 के आंकड़े उठाएं तो वो 291 बिलियन डॉलर था, जो कि बढ़ के 2022 में 421 बिलियन डॉलर हो गया है। तो ये शो करता है कि हमारे इंटरनेशनली रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं, है ना, और इंटरनेशनली ग्लोबली लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा उससे बेनिफिट हो रहा है। इवन सर्विस इंडस्ट्री में भी आप देखेंगे तो वर्ष 2021 में 206 बिलियन डॉलर की हमने सर्विस प्रोवाइड की इंटरनेशनली, और 2022 में वही बढ़ के हमारा 254 बिलियन डॉलर हो गया। तो ईज ऑफ बिजनेस होने से इंटरनेशनली हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, हमारा जो बिजनेस है वो एक काफी हाई लेवल पे जा रहा है। और मैं तो ये कहूंगा, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन बट बीइंग ए लॉयर, जो मैं लॉ और वर्ल्ड वाइड हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखता हूं कि इंटरनेशनली इन्वेस्टर के लिए ये बेस्ट टाइम है इंडिया में इन्वेस्ट करने। डॉक्टर सिंह, जैसा कि आप कॉर्पोरेट लॉयर हैं, इतने लंबे समय का आपका तो के साथ का तजुर्बा है, इतने आसान शब्दों में आज आपने हमें टैक्स के बारे में, लॉ के बारे में और अपॉर्चुनिटीज के बारे में समझाया है, तो मेरा एक सवाल मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ कि अब इन सब अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपका क्या व्यू है? देश और विदेश के नागरिकों के लिए हमारे देश में ऐसी क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं जिनमें वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, या अपने बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, या अपने इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं? देखिए अश्वनी जी, वैसे तो मेरा फील्ड नहीं है, मैं लॉ भी बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमारे देश में इस समय पे कनेक्टिविटी, इंफ्रा, सर्विस इंडस्ट्री, इसमें अगर कोई भी, वो देश के हो या विदेश के हो, पावर, अगर वो इन्वेस्ट करते हैं या वो अपने यूनिट्स लगाना चाहते हैं या किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप पिछले आंकड़े उठाकर देखें तो जैसे ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल्स में 2021 में हमने 15.2 मिलियन ऑटोमोबाइल्स की हमारे यहाँ पे सेल हुई, और 2022 में देखें तो वो 7.2% बढ़ के 16.4 मिलियन हो गई है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। ऑटोमोबाइल के साथ में आप देखें इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल, जो आज के टाइम में स्पेशली, क्योंकि हमारे यहाँ पे G20 भी होनी है अभी इसी साल में, उसको लीड कर रहा है हमारा देश, तो जैसे टेस्ला अभी उसमें हमारे देश का भी उससे टाई अप हुआ है, वो बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक मोबाइल, जैसे कि 2019 तक देखें कि वर्ल्ड ने एक ट्रीटी साइन करी है आपस में लोगों ने पूरे वर्ल्ड में कि भाई हम आपको इसको पेट्रोल, डीजल और इससे ऑयल से फ्री कर देंगे व्हीकल्स को, जिससे कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल की जा सके। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनमें हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आती है। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग हो, उससे रिलेटेड उसकी बैटरियाँ हो, उससे रिलेटेड इक्विपमेंट हो, चार्जिंग इक्विपमेंट हो। क्योंकि आप देखें कि अगर हम आंकड़े देखें तो 2021 में 1.34 लैक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री हुई, जो कि 218% बढ़ी 2022 में, और 4.2 लैक्स की बिक्री हुई हमारे देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो ये इंडस्ट्री मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है, इसमें लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़े लेवल पे। और दूसरा क्या है, इसी इंडस्ट्री में एविएशन इंडस्ट्री आती है। एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्डर अभी भारत सरकार ने या एयर इंडिया ने दिया है जहाज का, वो सब जानते हैं, हवाई जहाज का, जो कि एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्डर है। आज तक पूरे वर्ल्ड में इकट्ठे इतने सारे प्लेन का ऑर्डर किसी ने नहीं किया डोमेस्टिक एयरलाइंस में। तो वो भी एक अच्छा सेक्टर है। उसमें अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो जो हमारे पैसेंजर ट्रैफिक है वो अप्रैल 2021 में 5.7 मिलियन था, और वो पैसेंजर ट्रैफिक अप्रैल 2022 में 90% बढ़ के 10.8 मिलियन पहुंच गया है पैसेंजर। तो जिस हिसाब से एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो उस एविएशन इंडस्ट्री में भी बाहर के लोगों के लिए भी और अपने बिजनेसमैन के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो उसमें इन्वेस्ट करें। दूसरा क्या है कि हमारा 140 करोड़ लोगों का देश है, जिसमें अभी सर्विस सेक्टर में बहुत ग्रोथ होनी है। आप फॉर एग्जांपल आप ले लें डिजिटल पेमेंट में पेटीएम जैसी कंपनियां जो बहुत छोटी थी और आज एवरीबडी नोज कि पेटीएम किस पोजीशन पे बैठा है।
तो यूपीआई ट्रांजेक्शन हैं, ये बहुत सारी है, ग्लोबली हम लोग पहुंच रहे हैं। तो अगर इस डिजिटल पेमेंट में भी कोई एक बड़े लेवल पे आना चाहे तो ये एक बड़ा सेक्टर है। उसमें मैं एक आपको छोटे से आंकड़े भी बताऊंगा कि 2021 में ये यूपीआई से जो लेन देन हुई वो हमारी हुई $555 बिलियन, जो 2022 में बढ़ के 1.09 ट्रिलियन हो गई, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इस इंडस्ट्री में जितनी बढ़ रही है और डिजिटल पेमेंट धीरे धीरे बढ़नी है, तो उस इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़े लेवल पे। दूसरा एक हमारे यहाँ पे जैसे जैसे इंडस्ट्रियां बढ़ेंगी और जैसे जैसे ह्यूमन लाइफ डेवलप होती है, सोसाइटी ग्रोथ करती है, तो आज के टाइम में सबसे नेसेसरी होगी पावर। बिना पावर के आप घर में नहीं रह सकते। जितने इक्विपमेंट्स हैं ऑफिस में और जितनी इंडस्ट्रियां हैं, सब कुछ पावर से चलता है। तो पावर में जैसे कि हाइड्रो और आपकी ये सोलर, हाइड्रो और सोलर को जिस तरह से गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, तो वो अपने आप में एक लैंडमार्क होने वाली है आने टाइम में। इवन मैं तो ये कहूंगा कि हाइड्रो से ज्यादा सोलर। तो सोलर पावर में बहुत बड़ा स्कोप है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का ही मैं आपको आंकड़े देता हूं। वर्ष 2021 में 1285 बिलियन यूनिट हमारे यहाँ पे खपत हुई, जो कि 7.6% बढ़ के 2022 में 1383 बिलियन यूनिट हो गई है। तो अगर इतनी कंजम्पशन बढ़ रही है डे बाई डे, तो उसके लिए पावर की रिक्वायरमेंट होगी। पावर की रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें लोग इन्वेस्ट करके, और इवन हमारे यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपसे 30-30 साल के 25-25 साल के कॉन्ट्रैक्ट करती है पावर परचेज करने के लिए। तो आप सोलर पावर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक छोटे लेवल पे भी और एक बड़े लेवल पे भी, जो आप करना चाहें। और ऐसे तो बहुत सारी आप ट्रांसपोर्टेशन में कर सकते हैं, इंफ्रा में कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं कि जिसमें अपॉर्चुनिटीज खुली हुई हैं। वो तो इस फील्ड के एक्सपर्ट ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि हमारा देश जो है वो आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करेगा, और हम उस पर देश में भी और विदेश में भी जो व्यापारी हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें, तो उनको टाइमली इन्वेस्ट करें तो उनको उतना ही प्रॉफिट होगा।